हेलो दोस्तों, बीएमएस नोट सिंप्लीफाइड में आप सभी का एक और बार स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे चरक सूत्र स्थान का चौथा अध्याय षड्विरेचन शताश्रितीय, उसी का आखिरी पार्ट। तो अभी इसके पहले के वीडियोस में हमने षष्ठ कषाय वर्ग तक हमने सारे कषाय वर्ग देखे हैं, पहले से लेकर छठवें तक। अब इस वीडियो में हम सप्तम, अष्टम, नवम और दशम कषाय वर्ग देखेंगे, यानी कि 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। इन कषाय वर्गों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसके पहले के वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक्स भी दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये ऑडियो वीडियो नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपके कोई रिक्वेस्ट हैं किसी टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियोज़ मैं बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में या ईमेल के थ्रू बताना मत भूलिए। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी उन पर वीडियोज़ बना सकूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं सप्तम कषाय वर्ग से। तो इसमें सबसे पहला महाकषाय जो है वो है पुरुष संग्रहणीय महाकषाय, जिन्हें हम मॉडर्न में इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंस कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है। आपको प्रैक्टिस के हिसाब से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट जानना कि पुरुष संग्रहणीय द्रव्य कौन कौन से हैं। तो देखते हैं कौन से 10 ड्रग्स आते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना है प्रियंगु, फिर है अनंता, उसके बाद आम्रहस्थी। प्रियंगु, अनंता और आम्रहस्थी, ये आपको पहले लिखना है। इसके बाद आता है पद्मा और पद्मकेशर, उसके बाद कटवंग, समंगा, उसके बाद लोथ्रम, ओचरस, धातकी पुष्प। मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा ब्रेक कर करके ड्रग्स यहाँ पर लिखूँ ताकि किसी पैटर्न में किसी तरह से आपको लिखने में या याद करने में आसानी हो जाए। तो शायद ये टिप्स कुछ काम में आएंगे आपके। तो देखिए कौन से 10 ड्रग्स हैं। प्रियंगु, अनंता, आम्रहस्थी, पद्मा, पद्मकेशर, कटवंग, समंगा, लोध्रम, ओचरस और धातकी पुष्प। तो पुरुष संग्रहणीय द्रव्य कौन से होते हैं? जो संग्राहक होते हैं, जो मल को बांधने वाले होते हैं, उन्हें हम पुरुष संग्रहणीय कहते हैं। तो जैसे अतिसार वगैरह व्याधि में क्या होता है, मल पतला हो जाता है, यानी कि जो गुदवलिया होती है हमारी, वो इस मल को रोकने के लिए अक्षम होती है, पतले मल को रोक नहीं पाती है, तो इसलिए मल निकलता रहता है। मतलब वायु निस्सरण जब होता है, जब गैसेस पास होते हैं, उसके साथ मल भी निकल आता है। तो ऐसे टाइम पे मल संग्रहण जो है वो आवश्यक हो जाता है, उसको बांधना, मल को बांधना आवश्यक हो जाता है। तो यही काम ये ड्रग्स करते हैं। तो ये जो 10 ड्रग्स हैं ये पुरुष संग्रहणीय महाकषाय में आते हैं। इसके 2 प्रकार बताए गए हैं, ग्राही और स्तंभन। तो ये एमसीक्यू आ जाता है कि पुरुष संग्रहणीय महाकषाय में जो द्रव्य है वो कौन से 2 प्रकार के हैं, तो ग्राही और स्तंभन। तो इनके बारे में हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं ग्राही द्रव्य कौन से हैं। तो जो द्रव्य दीपन यानी कि अग्निवर्धक होते हैं, पाचक होते हैं, उष्ण होते हैं और इन्हीं वजहों से वो मल के पतलेपन को सुखाने वाले होते हैं, तो ऐसे द्रव्यों को हम ग्राही कहते हैं। जैसे कि सौंठ हो गया, गजपीपल हो गया, जीरा हो गया। तो ये जो है ये दीपन होते हैं, अग्निवर्धन करने वाले होते हैं, पाचन होते हैं और उष्ण होते हैं। अब स्तंभन द्रव्य क्या है? स्तंभन ऐसे द्रव्य हैं जो कि रुक्ष गुण वाले होते हैं, शीत गुण वाले होते हैं, कसैले होते हैं और शीघ्रपाकी, यानी कि जिनका जल्दी पचन हो जाता है, जल्दी पचने वाले द्रव्य होते हैं। ऐसे द्रव्य जो होते हैं वो स्तंभन होते हैं। तो ये वातवर्धक होते हैं यूजुअली, जैसे कि कुटजत्वक हो गया, सोनापाठा हो गया। तो ये सब जो है रुक्ष गुण वाले हैं, शीत गुण वाले हैं, कसैले हैं, शीघ्रपाकी हैं और वातवर्धक हैं। तो ग्राही और स्तंभन में ये फ़र्क है। ये डिफरेंस 2 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछ लिया जाता है या एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है कि ग्राही कौन से हैं और स्तंभन कौन से हैं। तो इसके डिफरेंस की तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब शारंगधर संहिता के जो व्याख्याकार हैं आडमल्ल, उनके हिसाब से 2 भेद हैं, आम संग्राहक और पक्व संग्राहक। तो आम संग्राहक को उन्होंने ग्राही कहा है और पक्व संग्राहक को स्तंभक कहा है। तो अब ये आम का संग्रहण वैसे तो वर्ज्य है, क्योंकि अगर हम ज़बरदस्ती आम दोष को अगर हम संग्रहित कर लेते हैं तो बहुत सारे व्याधियों को वो जन्म दे देता है। लेकिन अगर रोगी जो है वो क्षीण धातु वाला है या क्षीण बल वाला है, तो ऐसे रोगी का अगर हम आमदोष संग्रहण ना करें तो कदाचित उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे समय में कभी कभी इमरजेंसी में हमें आमदोष का भी संग्रहण करना पड़ सकता है। तो आडमल्ल के हिसाब से आम संग्राहक और पक्व संग्राहक ये 2 भेद हो जाते हैं। चरक संहिता के अनुसार पक्व संग्राहक और शीत संग्राहक ये 2 हैं।
और मतलब इनकी प्रकृति, पुरुष संग्रहणीय महाकषायों की जो प्रकृति है वो दो प्रकार की कही गई है। तो एक पक्व संग्राहक है और एक शीत संग्राहक है। और सुश्रुत में ही इसके 3 प्रकार कहे गए हैं। तो उसमें से एक है संग्राही, दूसरा है स्तंभन और तीसरा है पक्वातिसार नाशक। तो ये शारंग संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत अनुसार क्या क्या अलग अलग प्रकार हैं, इनके ऊपर भी MCQs बहुत बार आ जाते हैं। तो ये आप थोड़ा मार्क करके रख लीजिए। अब इसके बाद जो आता है वो है पुरुष विरजनीय महाकषाय, यानी कि करेक्टिव्स ऑफ फीकल पिगमेंट। तो कई बार क्या होता है, पुरुष का जो वर्ण विशेष है, जो स्टूल का कलर होता है, वो कई बार बहुत अलग हो जाता है। तो ऐसे जो वर्ण विशेष को, जो विकार जनित वर्ण विशेष है, उसको दूर करने वाले जो ड्रग्स होते हैं उन्हें हम पुरुष विरजनीय महाकषाय में के अंतर्गत हम काउंट करते हैं। तो रंजक क्रिया जो है वो रंजक पित्त का कार्य है, ये एक MCQ है। तो ये सारे ही द्रव्य जो इस महाकषाय में आते हैं, ये सारे ही पित्त शामक हैं। तो देखते हैं कौन से 10 ड्रग्स आते हैं इसमें। सबसे पहला इसमें है जामुन, उसके बाद शल्य त्वक, उसके बाद कच्छूरा, फिर है सेमल और श्रीवेष्टक, इसके बाद आता है मधुक और भ्रूष्टामृत यानी कि भुनी हुई मिट्टी, इसके बाद आता है पयस्या, नीलोत्पल और तिलकण। तो जामुन, शल्य त्वक, कच्छूरा, सेमल, श्रीवेष्टक, मधुक, भ्रूष्टामृत, पयस्या, नीलोत्पल और तिलकण, ये हो गए पुरुष विरजनीय महाकषाय के 10 ड्रग्स। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए बहुत बार आ जाता है, MCQs भी पूछ लिए जाते हैं इसके ऊपर। इसके बाद आता है मूत्र संग्रहणीय महाकषाय, यानी कि यूरिनरी एस्ट्रिंजेंट्स। तो मूत्र का बहुत बार आना, ये एक बीमारी होती है बहुत लोगों को। तो ऐसे समय में मूत्र संग्रहण आवश्यक हो जाता है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मूत्र अगर जाने लगा तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो इसलिए मूत्र का जब अधिक आना, ये लक्षण जब होता है, तो ये ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये ड्रग्स जो होते हैं ये कषाय गुण प्रधान होते हैं और रुक्ष द्रव्य होते हैं, रुक्ष गुण वाले होते हैं। तो रुक्ष और कषाय गुण प्रधान द्रव्य जो होते हैं ये मूत्र का शोषण करते हैं, तो जिससे कि मात्रा में और संख्या में भी मूत्र कम हो जाते हैं। यानी जितनी बार दिन में होता है वो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है और हर फ्रीक्वेंसी में जो क्वांटिटी निकलती है वो भी कम हो जाती है। तो मूत्र संग्रहणीय महाकषाय के कौन से 10 ड्रग्स हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें भी आता है जामुन, इसके बाद आम, बरगद, गुलर और पीपल। तो ये सारे बड़े पेड़ हैं, आप याद रख सकते हैं इनको, जामुन, आम, बरगद, गुलर और पीपल। उसके बाद आता है प्लक्ष, कपितन या जिसे हम आम्रा तक कहते हैं, फिर भिलावा, अश्मंतक और सोमवल यानी कि खैर। तो ये 10 ड्रग्स हो गए मूत्र संग्रहणीय महाकषाय में, जामुन, आम, बरगद, गुलर, पीपल, प्लक्ष, कपितन, भिलावा, अश्मंतक और खैर। तो ये हो गया मूत्र संग्रहणीय महाकषाय यानी कि यूरिनरी एस्ट्रिंजेंट्स। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिस में भी आपको काफ़ी पेशेंट्स मिलते हैं इसके, तो ये भी आप थोड़ा याद रख लीजिए। तो इसके बाद आता है मूत्र विरजनीय महाकषाय यानी कि करेक्टिव्स ऑफ यूरिनरी पिगमेंट्स। तो इसमें जो 10 ड्रग्स आते हैं वो है पद्म, उत्पल, नलिन, यानी कि पद्म जो है वो है सफ़ेद कमल, फिर उत्पल जो है नील कमल और नलिन ये भी कमल का ही एक भेद है। इसके बाद है कुमुद, फिर सौगंधिक और पुंडरिक, शतपत्र, मधुक, प्रियंगु और धातकी पुष्प। तो कमल से लेकर शतपत्र तक ये जो पहले 7 जो ड्रग्स हैं ये सारे कमल के ही भेद हैं। पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरिक और शतपत्र, ये 7 कमल के ही भेद हैं। और इसके बाद है मधुक, प्रियंगु और धातकी पुष्प। और इन सभी 10 द्रव्यों के जो हैं फूलों का ही ग्रहण इसमें हमें करना है। तो इन सब के नाम हैं, मतलब इनके सारे फूलों का ही इस्तेमाल होता है इस महाकषाय में। तो प्रमेह वगैरह जैसे प्रकार है, जो हरिद्रा में है एक प्रकार है जिसमें येलो कलर का हो जाता है, लाल भी कई बार हो जाता है, काला हो जाता है। तो ऐसे जब मूत्र का विवर्ण हो जाता है तो ऐसे में मूत्र के वर्ण को प्राकृत करने के लिए ये मूत्र विरजनीय महाकषाय के ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस में बहुत देखने को मिलेंगे ऐसे। आपको मॉडर्न ये में ऐसा डिस्टिंग्विशिंग आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आयुर्वेद में हमारे इसमें ऐसा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स भी हैं और ऐसे सिम्टम्स भी आपको मिलते हैं और उसी तरह से ट्रीटमेंट भी इसमें बताया गया है। अब लास्ट में इसमें हम देखते हैं मूत्र विरेचनीय महाकषाय, तो जिन्हें हम डायूरेटिक्स कहते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डायूरेटिक्स आपने देखा होगा कि बहुत मॉडर्न में भी बहुत इनकी ज़रूरत पड़ती है, हार्ट पेशेंट्स के लिए, लंग्स के पेशेंट्स के लिए। तो मूत्र विकारों में भी कई जगहों पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो जो 10 ड्रग्स हैं डायूरेटिक्स वो देखते हैं कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें है वृक्षाग्नि, उसके बाद वसुक,
फिर है गोक्षुर, इसके बाद दर्भमूल, कुशमूल, काशमूल, गुंद्रमूल, शरमूल, ये पांचों मूल है। फिर है वशीर या जिसे हम सूरजमुखी कहते हैं, और पाषाण भेद। तो ये 10 द्रव्य हो गए मूत्र विरेचनीय महाकषाय के द्रव्य। तो ये मूत्रल होते हैं, बस्ती शोधक भी इन्हें कहा जा सकता है, कहा जाता है। MCQ आ जाता है इसके ऊपर कि मूत्र विरेचनीय महाकषाय के द्रव्य जो है वो बस्ती शोधक होते हैं या नहीं, तो वो एक है। इसके बाद ये हमारे जो सभी मूत्र होते हैं वो जल तत्व और अग्नि तत्व प्रधान होते हैं। तो ये सारे ड्रग्स जो है ये भी जल तत्व और अग्नि तत्व प्रधान हैं, यानी कि मूत्रवर्धक है, मूत्र को बढ़ाते हैं। तो जैसे हृदय विकार है, फुफ्फुस विकार है, मूत्र क्षय है, मल को बाहर निकालना है, जलोदर है, बस्ती शोधन है, ऐसे कई सारे व्याधियों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं अष्टम कषाय वर्ग। तो 8वां कषाय वर्ग यहाँ से शुरू होता है। इसमें सबसे पहला महाकषाय है कासहर महाकषाय, जिन्हें हम ब्रोंकियल सेडेटिव्स कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्यवहार में बहुत देखा जाता है, प्रैक्टिस में 2 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो कासहर महाकषाय के 10 ड्रग्स जो है वो कौन से हैं? सबसे पहले इसमें आता है द्राक्षा, या जिसे हम मुनक्का कहते हैं। तो द्राक्षा, फिर हरित की, आमल की, और फिर तामल की। तो हरित की, आमल की, तामल की आप एक साथ याद रख सकते हैं। इसके बाद सफ़ेद पुनर्नवा, लाल पुनर्नवा, दुरालभा, श्रृंगी, कंटकारी और पिप्पली। तो ये 10 द्रव्य हो गए कासहर महाकषाय के द्रव्य। तो कास जो है 5 प्रकार का है, आपको पता ही होगा, वातज, पित्तज, कफज, शतज और क्षयज। तो इन 5 प्रकारों में ही इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। कास के वेग को ये शांत करते हैं, कास रोग के जो दोष होते हैं उन दोषों का भी शमन करते हैं। ये सारे वातानुलोमक द्रव्य है, क्योंकि उदानागत जो प्राणवायु है वही कास की उत्पत्ति में कारण माना गया है। ये एक MCQ है। तो उदानानुगत प्राणवायु कास की उत्पत्ति में कारण है, इसलिए ये सारे ही द्रव्य जो हैं वातानुलोमक माने गए हैं। अब मॉडर्न दृष्टिकोण से देखते हैं कौन कौन से तरह के कास होते हैं। तो सबसे पहले कास जो है नॉर्मल, उसे कफ कहा गया है। इसके बाद जो प्रकार है वो है श्वास, जिसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। उसके बाद है तीव्र कास, जिसे हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं। फिर आता है जीर्ण कास, जो कि क्रॉनिक कैटरल ब्रोंकाइटिस होता है। इसके बाद है श्वासयुक्त चिरस्थायी कास, यानी कि स्पाज्मोडिक ब्रोंकाइटिस, ये एक प्रकार है। इसके बाद पित्तादिक कास है, जिसे हम सपुरेटिव ब्रोंकाइटिस कहते हैं। फिर आता है चिरस्थायी पूयकास, जिसे हम ब्रोंकिएक्टासिस कहते हैं। और फिर आता है शतज कास, जिसे हम ब्रोंकाइटिस ड्यू टू पल्मोनरी एब्सेस। तो ये कुछ टाइप ऑफ डिजीजेस हैं मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जिन्हें हम आयुर्वेद में इस तरह के नाम दे सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कास के तो बहुत ही ढेरों रोग ही मिल जाएंगे आपको अपनी जनरल प्रैक्टिस में, कास के भी, श्वास के भी। तो इन सब में प्रैक्टिस में ये ड्रग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काम में आते हैं। इसीलिए इसी हिसाब से एग्ज़ाम में भी ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो MCQs के लिए 2 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए कास और श्वास आपको प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बाद आता है श्वासहर महाकषाय, जिसे हम ब्रोंकियल एंटीस्पाज्मोटिक्स कहते हैं। तो इनमें देखते हैं कौन से 10 ड्रग्स हैं। सबसे पहले है कचूर, फिर है पुष्कर मूल, इसके बाद छोटी इलायची या एला, हिंग और सुरसा। छोटी इलायची, हिंग और सुरसा यानी कि तुलसी। इसके बाद अम्लवेतस और तामल की। इसके बाद अगर, जीवंती और चंडा यानी कि चोरपुष्पी। तो कचूर, पुष्कर मूल, एला, हिंग और सुरसा, अम्लवेतस, तामल की, अगर, जीवंती और चंडा। तो ये 10 ड्रग्स हो गए श्वासहर महाकषाय के। तो श्वास रोग भी 5 प्रकार का है सुश्रुताचार्य के हिसाब से। अन्य आचार्यों ने इसमें प्रतमक भी एक एक्स्ट्रा भेद माना है, जिसमें कि श्वास की गति जो है वो धौंकने की जैसे ऊर्ध्वगामी हो जाती है। तो ये प्रतमक कुछ आचार्यों ने माना हुआ है। तो वायु जो है वो क्या होता है, श्वास में वायु कफयुक्त होकर जो प्राणवाही स्रोतस हैं उनको रोकता है और चारों ओर गतिशील होने लगता है, जिससे कि श्वास रोग की उत्पत्ति होती है। तो वायु क्या होता है, कफयुक्त होकर प्राणवाही स्रोतों को रोकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, ये आ जाता है। और इसका प्रयोग क्षेत्र क्या है, तमक श्वास, शुद्र श्वास, शेष प्रकार जो है वो तो असाध्य कहे गए हैं। तो तमक श्वास और शुद्र श्वास में इन ड्रग्स का उपयोग बताया गया है। तो श्वास रोग, जिसे हम व्यावहारिक भाषा में दम फूलना या दमा कहते हैं, तो ये एक कफवात प्रधान व्याधि है। तो ये सारे ड्रग्स जो हैं ये वीर्य हैं और कफनाशक है और वातनाशक भी हैं। तो वीर्य है, कफनाशक और वातनाशक है। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो अस्थमा जो है इसे हम तमक श्वास कह सकेंगे, जो डिस्निया है उसे हम सामान्य श्वास रोग कहेंगे, और ब्रेथलेसनेस जो होता है उसे हम शुद्र श्वास कहेंगे।
तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसा मैंने पहले भी कहा है, कास और श्वास ये दोनों आपको प्रैक्टिस में बहुत देखने को मिलते हैं, इसलिए एग्ज़ाम में भी इनके बारे में पूछ लिया जाता है। 2 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए डिफरेंसेस आ जाते हैं, सेम पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ये सब के लिए आपको इन दोनों महाकषायों को ध्यान में रखना थोड़ा ज़रूरी है। अब इसके बाद आता है शोथर महाकषाय, जिन्हें हम एंटी ड्रॉप्स या एंटी स्वेलिंग ड्रग्स भी कहते हैं। तो इनमें जो 10 ड्रग्स आते हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले इसमें आता है पाटला, फिर है अग्निमंत, शोनाक, बेल, गंभारी, कंटकारी, बृहति, शालपर्णी, कृष्णपर्णी और गुक्षुर। आई एम श्योर आपने ये ड्रग्स जो हैं दशमूल के तौर पे इन्हें आपने लर्न किया होगा। तो पहले 1 से लेके 5 तक जो है वो बृहत पंचमूल है, और 6 से लेके 10 तक जो है वो लघु पंचमूल है। तो इन्हें हम दशमूल कहते हैं। चरकोक्त शोधर द्रव्य जो है वही सुश्रुत ने उसे ही दशमूल कहा है। तो पाटला, अग्निमंत, शोनाक, बेल, गंभारी, कंटकारी, बृहति, शालपर्णी, कृष्णपर्णी और गुक्षुर। तो ये सभी जो हो गए ये शोधर महाकषाय के द्रव्य हैं। शोध यानी कि स्वेलिंग बहुत कॉमनली प्रैक्टिस में देखा जाता है, तो इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये ग्रुप, ये महाकषाय लर्न करने के लिए आपको। और ये दशमूल सारे ही जो है बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट कैटेगरी के ड्रग्स हैं, तो इन्हें आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। कई जगहों पे आपको ये यूज़ भी करने पड़ेंगे और इनके बारे में लिखना भी पड़ेगा, तो इनको आप बाय हार्ट कर लें तो बेटर है। अब इसके बाद जो आता है वो है ज्वरहर महाकषाय, यानी कि एंटीपायरेटिक्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस में तो आपको पता ही है, ये पेशेंट्स तो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, और प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस आप अगर करना चाहते हैं तो इन ड्रग्स को याद करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। 2 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जो 10 ड्रग्स इसमें आते हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले सारीवा या अनंतमूल जिसे हम कहते हैं, फिर है शर्करा, फिर मंजिष्ठा, मुनक्का, पाठा, हरित की, आंवला बहेड़ा जिसे हम त्रिफला कहते हैं, और पीलू और फालसा यानी कि परुषक। तो ये 10 द्रव्य हो गए ज्वरहर महाकषाय के। सारीवा, शर्करा, मंजिष्ठा, मुनक्का, पाठा, हरित की, आंवला, पिपितकी, पीलू और फालसा। अब अष्टांग संग्रह में भी सारे ड्रग्स सेम हैं सिवाय एक के, सारे 9 सेम हैं। सिर्फ शर्करा के स्थान पे उन्होंने अमृता माना है, गिलोय। और व्यावहारिकी में भी हमने देखा जाता है कि गिलोय जो है वो काफ़ी अच्छा एंटीपायरेटिक का काम करता है। चरक ने शर्करा क्यों लिखा होगा? तो इसका एक दृष्टिकोण ये समझ में आता है कि शर्करा जो है वो दाह प्रशमन करती है और पित्तनाशक होती है। तो दाह तो ज्वर में होता ही है और पित्त का शमन भी हमें करना होता है, तो उस दृष्टिकोण से चरकाचार्य ने शर्करा कहा होगा। तो इसलिए इन 10 द्रव्यों में चरक के अनुसार शर्करा है और अष्टांग संग्रह के अनुसार इसमें गिलोय है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ग्रुप है, लर्न करना बहुत ज़रूरी है आपको। MCQs आते हैं, 2 मार्क्स तो आते ही हैं। इसके बाद जो आता है वो है श्रमहर महाकषाय, यानी जिन्हें हम एंटीफटीक ड्रग्स कहते हैं। तो ये भी प्रैक्टिस में आपको बहुत कंप्लेंट्स ऐसे मिलेंगे कि डॉक्टर साहब बहुत थकान हो रही है, सुबह उठा नहीं जाता है, बहुत ही फटीग लगता है, टायर्डनेस लगता है, ये वो। तो ये सब इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्रुप एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है। तो इसमें देखिए कौन से ड्रग्स आते हैं। इसमें भी सबसे पहले आएगा द्राक्षाम यानी कि मुनक्का, इसके बाद खजूर, बेर, अनार, फल्गू और ईख, इसके बाद जौ और साठी चावल, और फिर प्रियाल और परुषक। तो ये द्रव्य जो है प्रायः ये खट्टे मीठे हैं, रुचिकर है, सुस्वादु हैं, चटपटे हैं, खाने में अच्छे लगते हैं, तो नेचुरली थकावट भी ये दूर करते हैं। और प्रियाल जो है आपने व्यवहार में सुना होगा, चिरौंजी आपने देखी भी होगी, कई बार मिठाइयों में पड़ती है चिरौंजी। तो ये विंध्यगिरी में ये पेड़ पाया जाता है प्रियाल का, और इसके भीतर का जो मींगी होती है उसे चिरौंजी कहा जाता है। तो एक ड्राई फ्रूट के तौर पे ये यूज़ होता है। तो ये 10 ड्रग्स आप इन्हें भी याद कर लीजिए, द्राक्षा, खजूर, बेर, अनार, अंजीर, ईख, जौ, साठी चावल, प्रियाल और परुषक। तो ये जो है श्रमहर महाकषाय के ड्रग्स हैं। इसके बाद नवम कषाय वर्ग शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहला है दाह प्रशमन महाकषाय, यानी कि एंटी बर्निंग सिंड्रोम ड्रग्स। तो ये भी कई बार आपने देखा होगा, पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बॉडी में जलन सी हो रही है, हाथ पैरों में, तलवों में, स्पेशली हाथों के तलवों में और पैरों के तलवों में बहुत बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। तो कुछ समय तक होता है और फिर वो कम भी हो जाता है। तो ये सिम्टम्स काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो इनमें देखते हैं कौन से 10 द्रव्य आते हैं। सबसे पहला है लाजा, फिर है सफ़ेद चंदन, नीलकमल, खस, रिपेर यानी कि जिसे हम सुगंध वाला कहते हैं, फिर है गंभारी का फल, महुआ, शर्करा, अनंतमूल और गिलोय। तो लाजा, सफ़ेद चंदन, नीलकमल, खस, रिपेर, गंभारी फल, महुआ, शर्करा, अनंतमूल और गिलोय। तो ये सारे 10
ड्रग्स जो है ये जलन को शांत करने वाली ड्रग्स हैं। दाह जो है 2 प्रकार का कहा गया है, अभ्यंतर दाह और बाह्य दाह। तो बाह्य दाह जो है वो शीतोपचार से यानी शीत लेप वगैरह लगाने से कम हो सकता है, और आभ्यंतर दाह जो है वो शीतल पेयपान करने से कम होगा। तो सुश्रुत अनुसार जो है सारीवादी, अंजनादि, न्यग्रोदादि, गुडुच्यादि और उत्पलादि, ये जो 5 गण हैं इसी को इन्होंने दाह प्रशमन महाकषाय में इंक्लूड किया हुआ है। तो इनके हिसाब से ये है, ये सभी द्रव्य जो है ये आतप ज्वर यानी जिसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं या जिसे हम व्यवहार में लू लगना कहते हैं, इसमें भी ये उपयोगी होते हैं। उसमें भी बर्निंग सेंसेशन होता है, दाह होता है, जलन होती है सारे बॉडी में, तो उस जलन को भी दूर करने के लिए इन द्रव्यों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सुश्रुत अनुसार कौन सा गण है और चर्क ने कौन से कहे हैं, तो ये थोड़ा MCQ के लिए आ जाता है। तो सारीवादी, अंजनादि, न्यग्रोदादि, गुडुच्यादि और उत्पलादि, ये 5 जो है ये सुश्रुत ने कहे हुए हैं, और चरकोक्त दाह प्रशमन महाकषाय जो है वो ये 10 ड्रग्स हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस में काफ़ी देखने को मिलता है, तो इसलिए इनको भी आपको लर्न करना ज़रूरी है। समर्स में स्पेशली धूप काले में ये पेशेंट्स बहुत आएंगे, चक्कर आके गिर जाना, लू लगना और बर्निंग, मिक्चुरेशन होना, जो मूत्र ये करने के वक्त, पास करने के वक्त जो जलन होती है, इन सब के में पेशेंट्स बहुत आएंगे उस टाइम पे आपके पास, बुखार के लिए भी आएंगे। तो ये सारे ड्रग्स अगर आयुर्वेद प्योर प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आता है वो है शीत प्रशमन महाकषाय यानी कि कैलिफेसियंस। तो जब अब दाह जैसे होता है तो शीत भी होती है, ज़्यादा ठंड लगती है, कपकपी होती है, बुखार में भी होती है, वैसे भी होती है, ऋतु के सामान्य ऋतुमान जब चेंज होता है हमारा, बदलता है, तो उस टाइम पे भी होती है। तो उन सब में ये काम में आने वाले ड्रग्स हैं। तो कौन से 10 हैं देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है तगर, फिर आता है अगरू, उसके बाद धनिया, अदरक या सौंठ, अजवाइन और पिपली, इसके बाद बालवच, कंटकारी, अग्निमंथ और शौनक या जिसे हम सोनापाठा कहते हैं। तो तगर, अगरू, धनिया, अदरक, अजवाइन, पिपली, बालवच, कंटकारी, अग्निमंथ और शौनक, तो ये सभी द्रव्य जो है ये कपकपी को शांत करते हैं। ज्वर में होने वाली शीत होती है, कपकपी होती है, या ऋतु बदलता है, सामान्य ऋतुजनित जो शीत होती है उसमें भी उपयुक्त हैं, क्योंकि ये सभी द्रव्य उष्णवीर्य है, इसलिए ये शीत को कम करते हैं। तो ये एक MCQ है कि जो शीत प्रशमन महाकषाय के ड्रग्स हैं वो कौन से वीर्य के, तो ये उष्णवीर्य है। इसके बाद आता है उदर्द प्रशमन महाकषाय, जिन्हें हम एंटी अर्टिकैरियल्स कहते हैं। तो अर्टिकारिया भी प्रैक्टिस में बहुत देखा जाता है, तो ये भी काफ़ी काम में आने वाले ड्रग्स हैं आपके लिए। इनमें सबसे पहला आता है तिंदुक, फिर है चिरौंजी, इसके बाद बेर, खदीर और कदर, ये तीनों हैं। इसके बाद सप्तपर्ण, अश्वकर्ण, अर्जुन, असन, अरिमेद। तो तिंदुक, चिरौंजी, बेर, खदीर, कदर, सप्तपर्ण, अश्वकर्ण, अर्जुन, असन और अरिमेद। तो ये 10 ड्रग्स जो हैं ये एंटी अर्टिकैरियल्स हैं, जिन्हें हम उदर्द प्रशमन महाकषाय कहते हैं। तो शीतपित्त में और उदर्द में जो मूल डिफरेंस है, उसमें शीतपित्त में जो होता है वायु की अधिकता होती है, उदर्द में जो है कफ की प्रधानता होती है, कफ की अधिकता होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, MCQs के लिए पूछ लिया जाता है, शीतपित्त और उदर्द में क्या फ़र्क है, या फिर शीतपित्त और उदर्द एक ही व्याधि का नाम है या नहीं है, सही या गलत, ये आपको टिक करना होता है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी ज़रूर पूछते हैं। इसके बाद आता है अंगमर्द प्रशमन महाकषाय, या जिसे हम रिस्टोरेटिव्स कहते हैं। तो इनमें जो 10 ड्रग्स आते हैं वो है शालपर्णी, पृष्णिपर्णी, बृहति, कंटकारी, सफ़ेद चंदन, खस, छोटी इलायची, एरंड, काकोली और मुलेठी। तो अंगमर्द जो है ये शरीर अवयवों में जो हम वेदना जिसे हम कहते हैं वो अंगमर्द होता है। इसमें वायु का प्रकोप जो है वही प्रधान कारण है, तो इसलिए नेचुरली वायु प्रशमन जो द्रव्य है वही यूज़ किए जाएंगे। ये सारे 10 द्रव्य जो है वो सभी वायु का शमन करते हैं और इसलिए अंगमर्द का भी प्रशमन करते हैं। तो शालपर्णी, पृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी, सफ़ेद चंदन, खस, छोटी इलायची, एरंड, काकोली और मुलेठी, ये 10 हो गए अंगमर्द प्रशमन महाकषाय। ये भी बॉडी पेन, जनरल बॉडी पेन के पेशेंट्स आपको प्रैक्टिस में काफ़ी देखने को मिलेंगे, तो उस वक्त ये महाकषाय आपके काम में आएगा। MCQs के लिए भी पूछ लिया जाता है, अंगमर्द प्रशमन महाकषाय के द्रव्य जो होते हैं वो कौन से तत्व प्रधान है, तो ये वायु प्रशमन है, तत्व प्रधान नहीं, सॉरी, किस दोष का प्रशमन करते हैं, तो ये वायु का प्रशमन करते हैं। तो छोटे छोटे MCQs हैं, कई बार स्किप हो जाते हैं, हम इतना ध्यान नहीं देते हैं इसलिए। अब इसके बाद आता है शूल प्रशमन महाकषाय, यानी जिसे हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं पेन किलर्स किसे नहीं चाहिए, हर किसी को ज़रूरत पड़ती है और प्रैक्टिस में बहुत पेशेंट्स आएंगे
ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, कई सारे पेन हो रहे हैं। तो एनाल्जेसिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें आता है पिपली, फिर पिपली मूल, इसके बाद चव्य, चित्रक और सौंठ। तो इन पांचों को मिला के हम पंचकोल कहते हैं। तो पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, सौंठ, फिर काली मिर्च, अजमोदा, अजगंधा, अजाजी और गंडीर। अजाजी यानी जीरा। तो काली मिर्च, अजमोदा, अजगंधा, अजाजी, गंडीर। तो ये 10 हो गए शूल प्रशमन महाकषाय के द्रव्य। शूल रोग भी जो है वो भी वायु प्रधान होता है, तो इसलिए ये सारे द्रव्य भी जो है ये वायुशामक द्रव्य ही हैं। तो इसी तरह से अंगमर्द प्रशमन और शूल प्रशमन दोनों ही वायु प्रधान होते हैं, इसलिए सारे के सारे द्रव्य जो है वो वायुशामक ही हैं। तो ये दोनों ग्रुप्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हें भी याद करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद दोस्तों आखिरी कषाय वर्ग शुरू हो रहा है, दशम कषाय वर्ग। तो 10वां कषाय वर्ग में सबसे पहला महाकषाय जो है वो है शोणित स्थापन महाकषाय, जिन्हें हम हीमोस्टैटिक्स कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लीडिंग रोकने के लिए काम में आते हैं ये ड्रग्स, तो इन्हें लर्न करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें आता है मधु, फिर मुलेठी, इसके बाद रुधिर, लोद्र, गैरिक, प्रियंगु, इसके बाद मोचरस, मृत कपाल, शर्करा और लाजा। तो ये 10 जो हैं ये शोणित स्थापन महाकषाय के द्रव्य हैं। बहते हुए जो खून को, जब कभी भी खून बह रहा है तो उसको रोकने के लिए इन द्रव्यों का इस्तेमाल किया जाता है। रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है, रक्त की वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है। तो उस हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रक्त में जो है वो अग्नि और जल तत्व की विशेषता होती है, इसलिए रक्त को अनुष्णाशीत कहा गया है। ये भी एक MCQ है कि उष्ण है या शीत है, तो अनुष्णाशीत है। तो दोनों ही अग्नि और जल तत्व दोनों की ही विशेषता होती है इसमें। और रक्तस्राव होने पर इसलिए समशीतोष्ण अन्नपान खाना ही हितकर होता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। ऐसा अन्नपान खाने से ही रक्तवर्धन होता है और जो रक्तस्राव हो रहा है वो भी रुकता है। तो इस तरह से ये हीमोस्टैटिक्स जो है इनका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। वैसे तो रक्त में सारे ही गुण देखे गए हैं, सारे ही तत्वों के गुण देखे गए हैं, जैसे कि आमगंधी होना या विस्तृता होना लघु में, ये तो पृथ्वी का गुण है। और फिर लिक्विड फॉर्म में है द्रवता है, ये जल का गुण है। राग जो है वो अग्नि का गुण है। हिलना डुलना जो है स्यंदन, वो वायु का गुण है। और हल्कापन, लघुता जो है वो आकाश का गुण है। तो वैसे पंचमहाभूतों के सारे ही गुण रक्त में दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन फिर भी अग्नि और जल तत्व की इसमें विशेषता रहती है, इसीलिए इसको अनुष्णाशित कहा गया है। तो ये एक MCQ है, इम्पॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के लिए भी पूछते हैं कि क्यों अनुष्णाशित होता है रक्त, तो ये इसलिए ये थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद आता है वेदना स्थापन महाकषाय, जिन्हें हम एनोडाइंस कहते हैं। तो इनमें जो 10 ड्रग्स हैं वो है शाल, कटफल, कदम, इसके बाद पद्मक और जलवेतस, इसके बाद मोचरस और सिरस या जिसे हम शिरीष कहते हैं, फिर है तुम्ब, एलवालुका और अशोक। शाल, कटफल, कदम, पद्मक, जलवेतस, मोचरस, सिरस, तुम्ब, एलवालुका और अशोक। वेदना स्थापन द्रव्य है, इसलिए ये वातशामक भी हैं। और उष्णवीर्य और स्निग्ध गुण प्रदान द्रव्य जो है वो ये है, वेदना स्थापन महाकषाय के सारे द्रव्य हैं, उष्णवीर्य है और स्निग्ध गुण प्रदान है। तो अभी वातकला के लिए अध्याय में चरक में तो प्राकृत यानी कि अकुपित वायु को तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और सभी प्रकार की चेष्टाओं का प्रवर्तक भी कहा गया है, उसे नियंता भी कहा गया है वायु को। और वायु के बिना शोथ भी नहीं होता है, जैसे व्रणशोथ में सूजन होती है, पीड़ा भी नहीं होती है। वाताद्रते नास्ति रुजा, आपने पढ़ा होगा ये श्लोक भी। तो इससे यही सिद्ध होता है कि वेदना जो है, जो भी दुख का अनुभव है, वेदना का अनुभव है, उसमें वात का जो संबंध है वो कारण रूप से रहता ही है। इसलिए वेदना स्थापन द्रव्य जो है वो वातनाशक भी होते हैं। तो आयुर्वेद में वैसे भी ऐसे सारे द्रव्य जो उष्णवीर्य और स्निग्ध गुण प्रदान है, इन्हें ऐसे भी वात विकार का शमन करने वाला माना गया है। तो ये वेदना स्थापन महाकषाय के द्रव्य भी इसी तरह के हैं। इसके बाद आता है संज्ञा स्थापन महाकषाय, जिन्हें हम रिससिटेटिव्स कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हिंगू, फिर आता है अरिमेद, चोरक, इसके बाद वच और वयस्था, जिसे हम ब्राह्मी कहते हैं, फिर गोलोमी और जटामासी, फिर कैटरिया, कुटकी, गुग्गुलू। तो हिंगू, अरिमेद, चोरक, वच, वयस्था, गोलोमी, जटामासी, कैटरिया, कुटकी और गुग्गुलू, ये 10 द्रव्य हो गए संज्ञा स्थापन महाकषाय के द्रव्य। संज्ञा यानी कि होश, तो होश को स्थापित करना यानी कि होश को स्थिर करने का कार्य ये द्रव्य करते हैं। तो जब कोई निसंज्ञ हो जाता है या बेहोश हो जाता है तो उसे होश में लाने का या संज्ञावान बनाने का कार्य ये ड्रग्स करते हैं।
ये सारे उष्णवीर्य हैं और आशु गुणकारी है, जल्दी अपना प्रभाव करने वाले हैं। तो इस तरह के द्रव्य ये जो है ये संज्ञा स्थापन महाकषाय में आते हैं। अब इसके बाद आता है प्रजास्थापन महाकषाय, जिन्हें हम प्रोक्रिएंट्स कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, प्रजास्थापन का कार्य करता है, यानी कि गर्भधारण क्रिया में जो भी अवरोध होते हैं उनको दूर करते हैं और गर्भधारण क्रिया में समर्थ भी ये होते हैं। ये सारे जो हैं सौम्य हैं, शीतल है, बलवर्धक है, कषाय मधुर और स्निग्ध रस वाले होते हैं। तो गर्भधारण के पूर्व अगर इनका प्रयोग किया जाए तो ये गर्भाशय को स्वस्थ बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं, जिससे कि गर्भधारणा अच्छे से हो जाए। और गर्भधारण के पश्चात अगर हम इनका प्रयोग करते हैं, गर्भधारण हो जाने के बाद, प्रेग्नेंट रहने के बाद, तो गर्भच्युति ना हो, यानी कि मिसकैरेजेस ना हो, अबॉर्शंस ना हो, गर्भच्युति ना हो, इसके लिए इनका उपयोग होता है। और भ्रूण पोषण भी जो है, फीटल नरिशमेंट, वो भी इन सब से बहुत अच्छे से होता है। तो कौन से 10 द्रव्य आते हैं इसमें? इसमें सबसे पहले आता है ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतवीर्या और सहस्रवीर्या। इसके बाद है अमोघा, अव्यथा, अरिष्टा। इसके बाद है शिवा, विश्वक्सेन कांता और महाबला। तो ये 10 द्रव्य हो गए प्रजास्थापन महाकषाय के। ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, सहस्रवीर्या, अमोघा, अव्यथा, अरिष्टा, शिवा, विश्वक्सेन कांता और महाबला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है। प्रैक्टिस में भी बहुत पेशेंट्स आपको मिलेंगे इनफर्टिलिटी के लिए, या फिर मिसकैरेजेस जिनके बार बार हो गए हैं, अबॉर्शंस हो रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी रूटीन प्रैक्टिस में भी आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली अगर आप गायनिक प्रैक्टिस करने का डिसाइड करते हैं तो ज़रूर मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है। 2 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए भी पूछ लिया जाता है, MCQs के लिए भी आ जाता है, इसलिए ज़रूर याद कीजिए। अब इसके बाद आखिरी महाकषाय आता है वयस्थापन महाकषाय, जिन्हें हम रिजुविनेटर्स कहते हैं। तो इनमें जो 10 द्रव्य हैं वो है अमृता, अभया, अतिरसा, या जिसे हम शतावरी कहते हैं, धात्री, मुक्ता, श्वेता, स्थिरा, पुनर्नवा, जीवंती और मंडूकपर्णी। तो अमृता, अभया, अतिरसा, धात्री, मुक्ता, श्वेता, स्थिरा, पुनर्नवा, जीवंती, मंडूकपर्णी। तो वयस्थापन यानी कि जो यौवन जो चला गया है उसे वापस स्थापित करते हैं। जो जरा यानी बुढ़ापा में जो रोग होते हैं उन रोगों का और जरा का भी नाश करने वाले द्रव्य हैं ये, इसलिए इन्हें रसायन भी कहा जाता है। तो वयस्थापन महाकषाय के द्रव्य जो है वो रसायन भी होते हैं। ये एक MCQ है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये भी गेरियाट्रिक्स में काफ़ी यूज़ होता है। ओल्ड एज पीपल आएंगे आपके पास ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको आप ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस के हिसाब से ये आज के वीडियो में देखे गए हुए सारे ही कैटेगरीज जो है, सारे ही महाकषाय जो है वो प्रैक्टिस के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों षड्विरेचन शताश्रितीय अध्याय हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। भेषज चतुष्क यहाँ पे ख़त्म होता है। भेषज चतुष्क का चौथा अध्याय है षड्विरेचन शताश्रितीय। तो सूत्रस्थान का पहला चतुष्क हमने आज कवर किया, ख़त्म किया यहाँ पर। तो जैसा मैंने कहा कि इस वीडियो में जितने भी महाकषाय हैं वो सारे प्रैक्टिस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप अगर इन्हें बाय हार्ट कर सके, कुछ ट्रिक्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, मैंने ग्रुपिंग करके दिया है। एक तरह से साउंड करने वाले या दिखने वाले, लिखने के लिए आसान होने वाले ट्रिक्स मैंने ग्रुप करके दिए हुए हैं। तो हो सकता है आपको इन्हें याद करने में थोड़ी मदद मिल जाए। तो मैंने कोशिश की है कि सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आप अगर इन्हें प्रैक्टिस में याद कर सके, अगर बाय हार्ट कर सके तो बहुत ही अच्छा है आपकी प्रैक्टिस के लिए भी और आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो इसके बाद का वीडियो हम देखते हैं। मुझे रिक्वेस्ट आए हैं स्त्री रोग और प्रसूति के वीडियोस भी स्टार्ट करने के लिए, और कुछ रिक्वेस्ट आए हैं चिकित्सा स्थान, चरक चिकित्सा स्थान स्टार्ट करने के लिए। तो मैं डिसाइड करूँगी, मेजॉरिटी मुझे वोट्स, मैंने पोलिंग किया था कम्युनिटी में, तो मेजॉरिटी वोट्स मुझे जिस पे मिलेंगे मैं वो स्टार्ट करूँगी, और बाकी भी मैं जल्दी ही कवर करूँगी। धीरे धीरे करके हम सब सब्जेक्ट्स और सब टॉपिक्स कवर करेंगे। टाइम काफ़ी लगेगा, पर मैं रिक्वेस्ट के हिसाब से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ऑडियो वीडियो नोट्स ज़रूर पसंद आ रहे होंगे और आपकी पढ़ाई में इनसे थोड़ी हेल्प हो रही होगी। तो अगर आपको ये नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको जो भी रिक्वेस्ट हैं आप कमेंट सेक्शन में या ईमेल के थ्रू मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी उन पर वीडियो बना सकूँ। तो मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।